ढह जाएगा ट्विन टावर। महज 9 सेकंड में ब्लास्ट। टूटेंगे नियम तोड़ने वाले टावर। अट्ठाईस अगस्त को होंगे ध्वस्त। दोपहर 2:30 पर होगा ब्लास्ट। 3700 किलोग्राम बारूद से धमाका। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 28 तारीख के ठीक पहले आज वो मॉक ड्रिल की जा रही है जिसके जरिए ये देखा जाएगा कि ये जो ट्विन टावर है जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, इसको गिराने की जो तैयारी की गई है, इसको धमाके के साथ उड़ाने की जो तैयारी की गई है वो मुकम्मल है कि नहीं, वो सारी ड्रिल आज की जानी है। तो इस मौके पर, इस दिन, इस जगह पर हम मौजूद हैं और साथ ही टीवी 9 भारतवर्ष आपको बताएगा, हम एक तकनीक के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि कैसे 28 तारीख को जो डी डे है यानी डेमोलिशन डे है, उस दिन ये ट्विन टावर धराशायी होगा। 9 सेकंड का वक्त और ये पूरी बिल्डिंग जो कि बताया जा रहा है कि 32 मंजिल तक एक टावर तैयार है, जो कि सबसे ऊंचा टावर है अगर हिंदुस्तान की बात करें अब तक का, जिसमें इस तरीके से धमाके के जरिए डायनामाइट लगाकर इसे गिराया गया है। करीब 9000 से ज्यादा होल किए गए जिसमें विस्फोटक लगाया गया है और एडिफिस कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई है। बहरहाल जो बिल्डिंग करप्शन के बूते, नियमों की अनदेखी करके कानून को ताक पर रखकर खड़ी की गई, सारी आपत्तियों को दरकिनार करके खड़ी की गई, उसके गिरने का वक्त नजदीक आ रहा। और जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है वैसे वैसे ये तैयारियां भी अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी हैं। तैयारी तो सारी हो चुकी है। यहाँ के जो आम बाशिंदे हैं, जो आसपास की सोसाइटीज के रेजिडेंट्स हैं, वो भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ज्यादातर लोग इस लड़ाई में जीत मिलने की वजह से खुश हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से ही इस पे ऑब्जेक्शन जताया था। हमारे साथ इस वक्त जो रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ की आसपास की 2 बड़ी सोसाइटीज के, वो हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई कितनी लंबी थी और जब 28 तारीख नजदीक आ रही है तो उनके दिमाग में पीछे की तमाम यादें किस तरीके से सामने आ रही हैं, किस तरीके से अदालतों के चक्कर लगाए गए, पेपर सबमिट किए गए, बार बार इस अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश की गई और तब तक ये लड़ाई चलती रही जब तक कि कोर्ट ने साफ तौर पे ये नहीं कह दिया कि 28 तारीख को इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। सर स्वागत है, मैम आपका भी स्वागत है। सर सबसे पहले परिचय अपना और जरा बताइए कि ये लड़ाई कैसे आगे यहां तक पहुंची, 28 तारीख यानी डी डे तक ये लड़ाई शुरू से अब तक कैसे पहुंची? मेरा नाम राजेश राणा है और मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से प्रेसिडेंट था। इस साल टेन्योर के बाद हम लोगों को नहीं होता है, तो 2 साल मैंने ये लड़ाई लड़ी और मेरे ही टेन्योर में ये डिसीजन आया था 31 अगस्त लास्ट ईयर। और उस समय भी हम लोगों ने बड़े ढोल नगाड़े बजाए थे और मिठाई बांटी थी। आपने सही कहा है कि बहुत लंबी लड़ाई थी। 2010 से पहले हम हाई कोर्ट गए, उससे पहले कई बार हमने अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट की थी। ये क्या बन रहा है हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि ये ग्रीन एरिया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोगों से तो PLC ली गई। मैं उसी टावर में हूँ जो सबसे नज़दीक है इस बिल्डिंग के, एस्टर 2। ठीक। और आप किस सोसाइटी में इस बिल्डिंग? सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में हूँ। एमराल्ड में है, ठीक। एमराल्ड कोर्ट में मैं वहीं का ही प्रेसिडेंट था पिछले साल भी और उससे पहले भी। तो ये लड़ाई को हम लोगों ने तो बनते हुए भी जितनी तकलीफें हुई हैं वो तो जग जाहिर है ही हैं। और जब अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट की थी हम लोगों ने कि इसका डिटेल दिया जाए, इवन जो PIL हम लोगों ने डाला था उसमें भी अथॉरिटी ने सुपरटेक से पूछा कि क्या इनके रिकॉर्ड्स इनको दिए जाएं। जब हमें कुछ नहीं मिल रहा था देन वी मूव टू द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जब हमें रिलीफ मिला तो ऑब्वियसली सुपरटेक मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एज अ पिटिशनर। ठीक। लेकिन वो लड़ाई भी काफ़ी लंबी चली। सर मुझे ये बताइए कि कई लोग ये सवाल उठा रहे, कल भी हम बात कर रहे थे, इसके पहले भी जब हमने बात की, कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि दरअसल ये बिल्डिंग किसी नियम की अनदेखी की नहीं बल्कि एक करप्शन और एक पूरे चेन के मिली भगत का ही नतीजा था, जिसकी वजह से ये इसे आज फाइनली कोर्ट में गिरना पड़ा और अब ये असल में भी गिर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? करप्शन या फिर सिस्टम से लोगों की मिली भगत या फिर बिल्डर की मनमानी? देखिए, करप्शन का जहाँ तक सवाल है वो तो बिल्कुल विजिबल है, एविडेंट है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई
अगर नियमों की अनदेखी ना की होती और बिल्डर एक स्ट्रांग ना होता इतना, तो इस स्टेज तक पहुंचती नहीं, शुरू में ही रुक जाती जब हमने रिक्वेस्ट की थी। ठीक है। हाई कोर्ट का ही जो हम लोगों को रिलीफ मिला था वही इटसेल्फ काफ़ी होता। इसका सुप्रीम कोर्ट में मूव करना और उसके बाद रिलीफ मांगना, और जो नहीं दिया गया, जस्टिस वाज डिनाइड फॉर हिम, ठीक है, डिलेड फॉर अस। लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं तो देयर इज समथिंग, कहते हैं ना दाल में कुछ काला ज़रूर था, और उसका ही ये नतीजा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, जो आज एक न्यूज़ बन गई है कि जब ये धाराशाही हो रही है। ठीक है सर, इस वक्त जब हम खड़े हैं तो पीछे ये हमारे ट्विन टावर है, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष के दर्शक इस वक्त स्क्रीन पे जो देख रहे होंगे, एक वर्चुअल टावर भी हमने क्रिएट किया है, जिससे उनको अंदाजा लगेगा कि जब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा तो किस तरह का दृश्य यहां पर बनेगा। हालांकि इसकी तैयारियां हर तरीके से की गई, चाहे पर्यावरण की बात कर दे, लोगों की सुरक्षा की बात कर दे, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाकर इवैक्यूएट करने की बात करें, तमाम तैयारियां की गई हैं। इसके लिए ट्रैफिक को भी उस दिन काफी नियंत्रित किया जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा। जरा कुछ मोटी और बड़ी बातें इस ट्विन टावर से जुड़ी हुई हम बता रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आप टीवी स्क्रीन पर देखते जाइए किस तरीके से इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई चीजें सामने आई, और जब आई तो लोगों को हैरानी हुई कि आखिर इतनी बड़ी अनदेखी कैसे हो गई। 28 तारीख जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 28 अगस्त को इस बिल्डिंग को एडिफिस कंपनी ध्वस्त कर देगी, क्योंकि यह काम उसे ही मिला है, और 3700 किलोग्राम इसमें विस्फोटक लगाया गया। हम एक एक करके वो सारी चीजें बता रहे हैं। समय क्या होगा? समय होगा दोपहर 2:30 बजे, 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे के करीब इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। 9 से 12 सेकंड में ही इतनी ऊंची इमारत एक झटके में गिरकर जमीन पर आ जाएगी, और दोनों टावर की जो 62 मंजिल, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये सारी जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है 62 मंजिलों का टोटल, अगर हम बात करें तो वो सब कुछ जमीन पर आ जाएगा उस दिन। आगे बढ़ते हैं। एक टावर में 32 मंजिल, जैसा कि मैं बता रहा था, इतना निर्माण हो चुका था। हालांकि टारगेट यह था कि 40 मंजिल तक इसको बनाया जाए, लेकिन 32 मंजिल एक इमारत का, और दूसरा 30 मंजिल जो था वो 500 मीटर तक बढ़ा था, उसे भी खाली कराया जा रहा है आसपास की सोसाइटी को उसको देखते हुए, क्योंकि इतनी ऊंची इमारत है, जब गिरेगी तो आसपास की जो 2 बड़ी सोसाइटीज हैं उन पर भी असर पड़ेगा। और 7000 परिवारों के आसपास जो है 7000 लोगों को यहां से इवैक्यूएट कराने की बात कही जा रही है। ये नंबर्स भी सामने आए हैं, और ब्लास्ट के लिए 9000 से ज्यादा होल्स इसमें तैयार किए गए हैं। 37 किलो बारूद इसमें लगाया गया है, और इसको गिराने में 17.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आएगा। मलबा हटाने का काम भी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि बिल्डिंग जब गिरेगी तो बड़ी मात्रा में यहां पर मलबा भी जमा होगा। और आपको बता दें कि इन सब के बाद जो बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि लोगों के स्वास्थ्य को भी कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि एक दिन 28 तारीख का ही नहीं है, बल्कि इसके बाद भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी और महीनों तक चलेगी। एक जानकारी के मुताबिक ये भी समझ में आया है कि ये पूरा मलबा हटाते 6 महीने का समय लग जाएगा। आपको हेल्थ को लेकर आप लोगों को चिंता है कि इससे कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि बिल्डिंग गिरेगी तो जो धूल उड़ेगा, और उसके बाद जब सफाई होगी तभी लगातार ये सब चीजें होती रहेंगी। डेफिनेटली उसका तो खैर डर है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होएगा। किस इम्पैक्ट, किस इंटेंसिटी का पोल्यूशन होएगा ये कोई कह नहीं सकता। डेफिनेटली जो टीम इस पे काम कर रही है काफ़ी महीनों से, उन्होंने बोला है कि पोल्यूशन है वो सेटल डाउन हो जाएगा, बट स्टिल जो उसके बाद की क्लीनिंग है, जितना घर में डस्ट रहेगा उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुतों के घर में बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो बीमार भी होंगे जी, उनका कैसे ध्यान रखना है। कई लोग एस्थमेटिक हैं, कई लोग को ब्रीदिंग ब्रेथलेसनेस है, तो वो कैसे ध्यान में रखेंगे, वो मैनेज। बहुत सारे तो ऐसे भी लोग होंगे जो कोरोना से रिकवर हुए होंगे जी, तो उनके लिए सांस लेना, उनके लिए इतने क्लॉस्ट्रोफोबिक एरिया में रहना, दम घुटने की संभावना होना बहुत अच्छा, आप लोगों को सोसाइटीज की तरफ से क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं उस दिन के लिए और उसके आगे के लिए? तो उस दिन के लिए तो एज रेसिडेंट्स हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हमें अपने विंडो पैनल्स, अपने ग्लास विंडोज सब कवर करने हैं। कोई भी गैप्स हो, कुछ भी हो, उसको टेपिंग करनी है, सो दैट डस्ट प्रिवेंट हो, धूल आने से हम बचाएं। और पोस्ट एक्सप्लोजन जो भी होगा, हमें बोला है कि सारे जो आफ्टर एक्सप्लोजन जब हम घर में आएँ तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो पहले जो लाइट फैंस हैं वो ऑन करें, उसके बाद फ्रिज वगैरह सब ऑन करें।
तो एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया है। जी जी ठीक है, ये एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया और देखिए ये हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो पहली बार है। मैं कल एक बुजुर्ग से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जो यहाँ इमराल में ही रहते हैं, उन्होंने कहा मेरी उम्र 87 साल है और 87 साल की उम्र तक मैंने हिंदुस्तान में इतनी ऊंची इमारत को इस तरीके से गिरते हुए न देखा है न सुना है। तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए पहला अनुभव है, लेकिन इसमें एक संदेश भी बड़ा है। लेकिन एक जरूरी चीज यह है कि यह अपने आप में एक तकनीकी मामला है, एक विशेषज्ञता है। देखिए भवन को बनाना, बिल्डिंग्स को बनाना, सोसाइटीज को बसाना, इसमें बहुत तकनीक का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स लगते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत बनती है जब बड़ी इमारत को गिराना हो तो उसमें भी बड़े एक्सपर्ट्स लगते हैं और बहुत ही सावधानी और बारीकी से काम किया जाता है। और ये काम जो है, ये इस बार जिम्मा जो है एडिफिस कंपनी को मिला। एडिफिस के सीईओ से TV9 भारतवर्ष ने बात की, क्या तैयारी है उनकी, क्या प्लानिंग है, सुनिए जरा। हमारे साथ बहुत खास शख्स मौजूद हैं, उत्कर्ष मेहता जी, सीईओ एडिफिस के। सर 28 तारीख बेहद नज़दीक है, आज का दिन भी खास है, किस तरीके से आज क्या क्या आप लोग करने वाले हैं, पहले तो आज के बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, आज रेगुलर चेकअप ही चल रहा है अभी आज से। कल हमको जो फ्लोर से फ्लोर कनेक्शंस करने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट 2 दिन ये लोग खाली थर्ड चेकअप्स करेंगे 32 माले से ग्राउंड फ्लोर, एवरी डे ट्वाइस थ्राइस, जो भी 2 राउंड्स 3 राउंड्स मार के दे विल एक कनेक्शन, जो भी जितने होल्स है वो चेक कर लेंगे, उसमें से कुछ लीकेजेस नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं आया है, वो टाइट है नहीं है। बस ये नॉर्मल चेकअप्स कल, आज और कल दोनों दिन यही चलेगा। सर कोई अलग तरीके का कुछ इसके लिए मॉक ड्रिल या कोई रिहर्सल वगैरह भी होनी है? नहीं, इसमें रिहर्सल क्या है सर, ये तो एक ही बार बटन दबना है, इसमें रिहर्सल तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। के यहाँ तो पुलिस की तरफ से भी कोई मॉक ड्रिल है नहीं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द लॉ एंड ऑर्डर। उनको कोई इस पर परेशानी नहीं दिख रही है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत आएगी। कल पुलिस कमिश्नर साहब खुद थे साइट विजिट पे और उन्होंने प्रॉपर मुआयना एक पॉइंट्स, चारों एक्सक्लूजन जोन के जो कॉर्नर्स है वहाँ जा के सब चेक कर लिए, कौन से रोड्स बंद करने हैं वो डिसाइड कर लिए। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मॉक ड्रिल एनी मोर। सर क्या एक्सप्रेसवे को सिर्फ 28 तारीख को भी बंद किया जाएगा या उससे पहले भी कभी थोड़ी बहुत देर के लिए करेंगे? नहीं, बिल्कुल 28 तारीख को, वो भी आधा घंटा, 2:15 से 2:45, शायद 2-5 मिनट अगर आगे पीछे हो गए, अगर डस्ट क्लियर करके हमारी टीम अंदर जाएगा और क्लियरेंस देने तक वो खाली नोएडा हाईवे बंद रहेगा। हमने ये प्रॉपर इंजीनियरिंग काम किया है, ये जस्ट फ्री फॉल नहीं है, इसको हमने अपने तरीके से हमको कहाँ चाहिए वहाँ इसको डिज़ाइन करके गिराने वाले हैं। सो कोई एंगल से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो स्पेसिफिक कांच पूछा, जो विंडो के ग्लासेस है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के ग्लासेस क्रैक होवे। खाली रीज़न है कि जब ये बिल्डिंग नीचे आएगा तो हवा का प्रेशर जो स्लैब टू स्लैब के बीच में जो हवा है वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आप बाहर निकलेगी। सो वो उसका जो इम्पैक्ट आएगा उससे कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ग्लासेस क्रैक हो सकते हैं, बट उसके लिए भी हमने तैयारी करके रखी है। हमारा वेंडर ऑलरेडी बोर्ड पे है, जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा 6 बजे के बाद वो जहाँ अगर ग्लासेस क्रैक हुए हैं तो विल मेक इट श्योर दैट इट इज़ क्लियरली रिप्लेस्ड, विल रिप्लेस दोस ग्लासेस। सो जितना जल्दी हो सके कल से काम चालू भी, 28 6 बजे से काम भी चालू हो जाएगा। अगर कोई फूटते हैं तो, अगर नहीं टूटते तो दैट्स ओके। तो सुन रहे थे आप, ये एडिफिस कंपनी के सीईओ थे जो बता रहे थे कि कैसी तैयारी है, कितनी बड़ी तैयारी है, क्या क्या प्रिपरेशन उन्होंने किया है ताकि जो ये ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल और किसी भी तरीके का फेलियर ना हो। हालांकि जो एक्सप्लोसिव के एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमने बात की, जानने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि दुनिया भर में ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं इस तरह की जो अपनाई गई हैं, हालांकि भारत के लिए नया है लेकिन दुनिया भर में जितना भी ये देखा गया उसमें 99% जो एक्सप्लोजन्स है वो सेफ रहते हैं, वो सक्सेसफुल रहते हैं। रहे हैं जो यहां सोसाइटी में रहते हैं, इस इमारत के, इस ट्विन टावर के आसपास कैफे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मैं इनका परिचय भी करा रहा हूं और ये कुछ खास क्रिएट करके लाए हैं इस पूरे एपिसोड को लेकर, इस पूरे ये जो पूरा दृश्य इस वक्त पैदा होने वाला है। क्या है आपके पास? क्या पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि पूछा करो हमसे हम कैसे हैं, पूछा करो हमसे हम कैसे हैं, हम ना भी बताएं पर ये रिवाज अच्छा है। तो शुक्रिया, क्या बात है, वाह वाह। शुक्रिया कहना चाहूँगा TV9 का, जिन्होंने हम रेसिडेंट को ये मौका दिया कि हम आपसे रूबरू हो सकें और अपनी परेशानियाँ आप तक व्यक्त कर सकें। तो
इसमें ये कहना चाहूँगा कि RWA और जो भी हमारे CEO और सारे एडिफिस का बहुत योगदान है इसमें, टावर को जिस तरह से किया जा रहा है उस पर। ठीक है, वो इलीगल था, वो करप्ट प्रैक्टिस के थ्रू बना था, तो उसका गिरना तय था, बट रिकवरी अच्छी की जा रही है, तो कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, तो कुछ अपने लाइंस के जरिए मैं बिल्कुल सुनाइए। एक नई सी गज़ल है, तो थोड़ा देख के ही पढ़ूँगा। तूफ़ान में खुद का घर छोड़ के जाना होगा, तूफ़ान में खुद का घर छोड़ के जाना होगा, बिल्डर की गलती का अब हमें देना हर जाना होगा। तूफ़ान में खुद का घर छोड़ के जाना होगा, बिल्डर की गलती का अब देना हमें हर जाना होगा। सरकारी ज़मीन पे कैसे बना दी इतनी ऊंची इमारत, सरकारी ज़मीन पे ये कैसे बना दी तुमने ये ऊंची इमारत। सही सवाल। योगी जी आपको इन्हें सबक सिखाना होगा, बिल्कुल। आगे। एक शोर होगा उस रोज़, एक शोर होगा उस रोज़ मगर कुछ होगा नहीं, एक शोर होगा उस रोज़ मगर कुछ होगा नहीं, बेचैन परिंदों को ये दिलासा दिलाना होगा। एक शोर होगा उस रोज़ मगर कुछ होगा नहीं, बेचैन परिंदों को उस रोज़ ये दिलासा दिलाना होगा। छोटे से बगीचे में लगाए हैं मैंने पौधे कई, छोटे से बगीचे में लगाए हैं मैंने पौधे कई, खुदा के भरोसे अब उन्हें छोड़ के घर जाना होगा। और एक आखिरी शेर इस पे है कि मेरे कुछ ईमाइज भी चल रहे हैं ना, हर किसी के चल रहे हैं यहाँ पे, तो उस पे है आखिरी शेर की जीवन भर की पूंजी लगी है अब दाव पे कैफी, जीवन भर की पूंजी लगी है अब दाव पे कैफी, सहमे दिल को हौसला पर अब दिलाना होगा। बहुत सुंदर। तो ये जो बिल्डिंग को लेकर जितनी भी लड़ाई चली और जो कुछ भी, उससे आपको प्रेरणा मिली इसको लिखने की, उससे आप इंस्पायर हुए? जी, मैं ऑलरेडी लिखता हूँ, मैं एक राइटर हूँ और 7-8 सालों से लिख रहा हूँ। मैं ओपन माइक भी करता हूँ दिल्ली NCR में, और ये सारे तो हम जो इन साल भर में जो हमने देखा है, बस उसका एक दृष्टिकोण आपके सामने था कि जो भी परेशानियां हो रही हैं, और बस उम्मीद है कि ये आफ्टर 28 सब अच्छा हो, इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक लड़ाई चली और उस लड़ाई में जीत हासिल हुई। हमारे साथ RWA से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे, लेकिन विक्रम सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये जो पूरा का पूरा एक इल प्रैक्टिस हुआ सर, ये जो हमने देखा एक एग्जाम्पल, मतलब कल जब मैं बात कर रहा था लोगों से, तो वो कह रहे थे कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ अनदेखी या कह सकते हैं कि लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक करप्शन की बिल्डिंग है। ये अपने आप में एक ऐसे करप्शन के चेन की बिल्डिंग है जो देखते देखते इतनी ऊंची हो गई कि आज जब गिराई जा रही तो पूरे हिंदुस्तान में शोर है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। ये बिल्डिंग नहीं, ये भ्रष्टाचार की जीती जगती इमारत है और इसका अंत 28 तारीख को होगा। और ये पाप, भ्रष्टाचार, काली कमाई का जीता जगता मिसाल है। मैं तो आदरणीय योगी जी से कहूंगा कि कुछ छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन इतनी बड़ी इमारत अकस्मात नहीं होती है, धोखे से नहीं होती है, अनदेखे से नहीं होती है। आप और इतने सालों तक इसमें जो बड़े से बड़ा अधिकारी है, अब नोएडा और योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है। वो रिटायर हो गए हों, सेवा में हो, जहां कहीं भी हो, जो इसका खामियाजा है, बिल्डर से लेकर के आखिर तक उनसे मुआवजा, कंपनसेशन, कितने लोगों की गाढ़ी कमाई, EMI लोग। कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी डिमांड, लेकिन ये तो एक न्याय संगत बात है, ये तो न्याय संगत बात है जो होनी चाहिए। बिल्कुल न्याय संगत है और होगी। इस लड़ाई में मैं DIG तेवतिया साहब, RWA के अध्यक्ष सम्मानित राणा साहब और पूरे सुपरटेक परिवार को बधाई दूंगा कि इतनी लड़ाई में हतोत्साहित नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई मैंने कम से कम, मैं जिंदगी भर लड़ता रहा हूं, लेकिन ऐसी संघर्षपूर्ण लड़ाई जिसमें तन मन धन सब दांव पे लगा दिया, अंततो गत्वा सत्यमेव जयते। और सर, एक जो बड़ा उदाहरण है कि एक तरफ सिविल सोसाइटी के लोग थे, ऐसे लोग थे जो अपने जीवन में व्यस्त हैं, उन्होंने अपनी व्यस्तता के बीच ये लड़ाई लड़ी, और एक तरफ पूरा का पूरा माफिया नेटवर्क था। संगठित अपराध की जीती जगती मिसाल है ये दो टावर। संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, पाप की कमाई, अगर उसकी मिसाल देखनी तो ये ट्विन टावर है। योगी जी, हम सब की अपील है कि आपके पवित्र दामन पर इसकी धूल और इसका दामन पे न पहुंचे। कृपा करके जिन लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित थे, उनको इसी में अगर खोद के गाड़ दिया जाए, तभी मैं समझता हूं कि एक आखिरी कंक्लूजन तक ये मिसाल पहुंचेगी।
ठीक है, ठीक है। देखिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ते जा रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल हम लेंगे फिर आपके पास आते हैं। सर ये बताइए, कभी बीच में लगा कि अरे यार ये होगा नहीं होगा, छोड़ देते हैं? क्योंकि नहीं, लंबी लड़ाई थी और सामने बड़े बिल्डर्स थे, बड़े अधिकारी। सर कह रहे हैं कि ये बात सिर्फ छोटे अधिकारियों तक की नहीं है, बड़े बड़े लोगों की मिली भगत से ही इतनी बड़ी करप्शन की इमारत खड़ी हुई। देखिए हमारे शास्त्र ये बताते हैं, ऋग्वेद से है सत्यमेव जयते। और मैं आई अटेंडेड मोर देन 30 हियरिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट। तो मैं जब देखता था, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं जब देखता था कि हमारे बेंच के ऊपर जो शोका एम्बलम लगा होता है जी। उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, तो वो हमें एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ देता था जी। तो जैसे सर बता रहे हैं कि ये जो एपिटोम ऑफ करप्शन है, एपिटोम ऑफ करप्शन, ये कोई एक दिन में करप्शन नहीं हुई। ऐसा हुआ कि जो 2014 में जो ऑर्डर आया, 14 अप्रैल 2014 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसमें ये लिखा है कि नोएडा अथॉरिटी एंड बिल्डर आर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर, हैंड इन ग्लव विद ईच अदर। ये उनके ऑर्डर का एक पार्ट है। और वही बात उन्होंने किन्हीं और शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कही। कल एक बिल्डर जो है वो, उनसे हम बात कर रहे थे, एक टाउन प्लानर भी, हम उनसे बात करें तो उन्होंने कहा कि अमूमन जब घरों के या इस तरह की सोसाइटीज के नक्शे जाते हैं तो पूरा प्लान रखा जाता है और वो अप्रूव होते हैं। वो थोड़ा मतलब ऐसी बात कर रहे थे जो हमने भी नहीं सुना कि एक नहीं कई बार इसको चेंज करके और उस पर अप्रूवल लेके और इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया। मतलब पहले कोई 10-15 बनाना था, फिर वो देखते देखते वो कब 40 हो गया पता नहीं चला। हाँ, तो ये क्यों होता है, इसकी गहराई में जाना चाहिए ना, क्यों होता है। तो ये क्यों होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा। उन्होंने इसे अनहोली नेक्सस कहा, अनहोली नेक्सस बिटवीन बिल्डर्स एंड नोएडा अथॉरिटी, अनहोली नेक्सस। तो इट इज बिकॉज ऑफ अनहोली नेक्सस। को तो सजा मिल रही है, हाँ। बिल्डर को तो सजा मिल रही है, अथॉरिटी का क्या होगा? अथॉरिटी को प्रोसिक्यूट करने के बारे में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिखा और उसको कंफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। अथॉरिटी ऑफिसर्स, करप्ट ऑफिसर्स आर गोइंग टू बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है जी, हाँ सर, हाँ सर, कुछ कह रहे हैं। जिसका जवाब ये है, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट सेक्शन 14 में प्राविधान है, ये संगठित अपराधियों की चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। इसलिए जो बिल्डर हैं उनका नेक्सस है, जो गिरोहबंद है, जो दलाल है, जो अफसर हैं, उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, शासन के खजाने में जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। सिंह सर लौट रहा हूं मैं आपके पास। देखिए हमारे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं, पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता, जो कि लगातार इस पूरे मामले को रिपोर्ट करते रहे। पुनीत ये बताइए, ये सारी चीजें हम सुन रहे हैं, संघर्ष की बात भी सुन रहे हैं, हम नेक्सस की भी बात सुन रहे हैं, हम तैयारियों की भी बात सुन रहे हैं, हम रेजिडेंट्स जो हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनकी चिंताएं और उनकी जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, हम वो भी सुन रहे हैं। लेकिन ये चीज बताइए कि ये जो फैसला जो जिसे एग्जीक्यूट किया जाएगा 28 तारीख को, बिल्डर्स को लेकर नोएडा के बिल्डर्स में क्या हलचल है? ये जो एक पूरा का पूरा एक कम्युनिटी है यहाँ पर, जो सोसाइटीज बनाते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं, बहुत सारा के नियमों की अनदेखी होती है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश है उस पूरे नेक्सस को। तो कहीं कुछ सेंस कर पा रहे हैं आप कि नोएडा में कुछ मैसेज गया है इन लोगों को? पुनीत। बिल्कुल सर, नोएडा ही नहीं पूरे देश के जो बिल्डर्स हैं, ये पहली बार होने जा रहा है कि 32 मंजिला और 29 मंजिला दो इमारत ट्विन टावर्स के नाम से जिनको जाना जाता है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है क्योंकि वो अवैध थी। और यही चीज़ें अब सभी जो बिल्डर लॉबी, खासतौर से जो नोएडा के बिल्डर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ है कि अगर वो कोई भी नियमों की अनदेखी करते हैं तो फौरी तौर पे ना सही लेकिन भविष्य में उन पर मुसीबत आ सकती है, उनके टावर्स को ध्वस्त किया जा सकता है। क्योंकि ये एक बड़ी नज़ीर पेश की जा रही है जिस तरीके से इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया जा रहा है। खासतौर से नोएडा के बिल्डर्स में डर है। इसके अलावा जो सटे हुए ज़िले हैं जो काफ़ी हॉट माने जाते हैं, जिनमें फरीदाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, गाजियाबाद हुआ, यहाँ की भी जो बिल्डर लॉबी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि नियमों की अनदेखी अक्सर देखा जाता है कि ये बिल्डर्स कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे टावर को ध्वस्त किया जा रहा है तो उनमें भी एक डर ज़रूर बन चुका है। रवि। बिल्कुल। और देखिए, डर अगर नहीं बैठेगा तो इस तरह की प्रैक्टिसेस फिर देखने को मिलेंगी और फिर जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनका नुकसान तो होगा ही, लेकिन करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है उसको भी वो भी थोड़ी बहुत कमजोर हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई की जाए, एग्जाम्पल सेट किए जाए। सिंह सर, ये सवाल मैं आप ही से लेना चाह रहा था कि ये तो एक पक्ष की बात हो गई, लेकिन जरा हम उस पक्ष की बात करें जिसको लेकर सभी हैरान है, वो है एक्सप्लोजन की। वो है कि इस बिल्डिंग को, इंडिया में इतनी ऊंची बिल्डिंग, इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक लगाकर एक सिविल सोसाइटी के अंदर ब्लास्ट किया जाएगा। इसकी जो तैयारी है उसमें बड़ी बातें क्या हैं जिनका ध्यान रखा जाता है? देखिए, ये
इस तरीके का एक्सप्लोजन हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है। ठीक है। और इसकी तैयारी कितनी हुई आप जानते होंगे कि 3.7 टन्स एक्सप्लोजिव इसमें लगाया जा चुका है इन दोनों टावर्स में। कोई 10,000 होल्स किए गए हैं, कोई इसके अंदर में स्कैफोल्डिंग्स लगाई गई है, कितना इसमें कितने किलोमीटर जियो टेक्सटाइल से इसको रैप अप किया गया है पूरी प्रिकॉशंस लेने के लिए। तो जो अभी एक चीज़ की जा रही है इसके अंदर में सबसे बड़ा मुद्दा है सेफ्टी का। डेफिनेटली। तो जिस तरीके की इवैक्यूएशन प्लान की गई है 28 अगस्त के लिए 15,000 रेजिडेंट्स 5,000 रेजिडेंट्स यहाँ से हटेंगे। वो अपने पेट्स और अपने जितने मरीज हैं जो कि बेड रिडन हैं उन्हें कोई अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। इस तरीके की सारी प्लानिंग है। अभी ये जो एक्सप्लोजन की बात है ये हिंदुस्तान में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसको इम्प्लोजन कहते हैं, डिमोलिशन बाय इम्प्लोजन। तो इस इम्प्लोजन के अंदर मैं देख रहा था एडिफिस के साथ जो जेट है साउथ अफ्रीका की कंपनी है, ये एक्चुअली ट्रेल ब्लेजर है। इन्होंने 2019 जनवरी में कोची में इसी तरीके की 4 इलीगल बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया था जेट ने। ठीक है। और वो चारों के चारों आप कह रहे हैं कि इनको अनुभव है और इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो सर इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो देखिए ये सारी बातें हम एक एक चीज पहुंचा रहे हैं और हर दिन हम आपको इस पूरी तैयारी के बारे में विस्तार से TV9 भारतवर्ष पर बता रहे हैं। लेकिन एक सवाल पर्यावरण का भी है जिसको लेकर चिंताएं लोगों की हैं। देखिए ये सब कुछ हो जाएगा इसके पास, लेकिन ग्रीनरी है, पार्क्स हैं, जानवर हैं, जीव हैं, चिड़िया हैं, इन सबको भी भारी नुकसान पहुंचने वाला है। शायद इनके बारे में हम सोचें, लेकिन अगर ये करप्शन की इमारत गिरेगी और अगर इससे कोई बड़ा एग्जाम्पल जाएगा तो शायद भविष्य में हमें ये सब देखने को दोबारा न मिले, यही हम उम्मीद करते हैं। ढह जाएगा ट्विन टावर। महज 9 सेकंड में ब्लास्ट। टूटेंगे नियम तोड़ने वाले टावर। अट्ठाईस अगस्त को होंगे ध्वस्त। दोपहर 2:30 पर होगा ब्लास्ट। 3700 किलोग्राम बारूद से धमाका। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 28 तारीख के ठीक पहले आज वो मॉक ड्रिल की जा रही है जिसके जरिए ये देखा जाएगा कि ये जो ट्विन टावर है जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, इसको गिराने की जो तैयारी की गई है, इसको धमाके के साथ उड़ाने की जो तैयारी की गई है वो मुकम्मल है कि नहीं, वो सारी ड्रिल आज की जानी है। तो इस मौके पर, इस दिन, इस जगह पर हम मौजूद हैं और साथ ही TV9 भारतवर्ष आपको बताएगा, हम एक तकनीक के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि कैसे 28 तारीख को जो डी डे है यानी डेमोलिशन डे है, उस दिन ये ट्विन टावर धराशायी होगा। 9 सेकंड का वक्त और ये पूरी बिल्डिंग जो कि बताया जा रहा है कि 32 मंजिल तक एक टावर तैयार है, जो कि सबसे ऊंचा टावर है अगर हिंदुस्तान की बात करें अब तक का, जिसमें इस तरीके से धमाके के जरिए डायनामाइट लगाकर इसे गिराया गया है। करीब 9,000 से ज्यादा होल किए गए जिसमें विस्फोटक लगाया गया है और एडिफिस कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई है। बहरहाल जो बिल्डिंग करप्शन के बूते, नियमों की अनदेखी करके कानून को ताक पर रखकर खड़ी की गई, सारी आपत्तियों को दरकिनार करके खड़ी की गई, उसके गिरने का वक्त नजदीक आ रहा। और जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है वैसे वैसे ये तैयारियां भी अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी हैं। तैयारी तो सारी हो चुकी है। यहाँ के जो आम बाशिंदे हैं, जो आसपास की सोसाइटीज के रेजिडेंट्स हैं, वो भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ज्यादातर लोग इस लड़ाई में जीत मिलने की वजह से खुश हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से ही इस पे ऑब्जेक्शन जताया था। हमारे साथ इस वक्त जो रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ की आसपास की 2 बड़ी सोसाइटीज के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई कितनी लंबी थी और जब 28 तारीख नजदीक आ रही है तो उनके दिमाग में पीछे की तमाम यादें किस तरीके से सामने आ रही हैं, किस तरीके से अदालतों के चक्कर लगाए गए, पेपर सबमिट किए गए, बार बार इस
अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश की गई और तब तक ये लड़ाई चलती रही जब तक कि कोर्ट ने साफ तौर पे ये नहीं कह दिया कि 28 तारीख को इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। सर स्वागत है, मैम आपका भी स्वागत है। सर सबसे पहले परिचय अपना और जरा बताइए कि ये लड़ाई कैसे आगे यहां तक पहुंची, 28 तारीख यानी डी डे तक ये लड़ाई शुरू से अब तक कैसे पहुंची? मेरा नाम राजेश राणा है और मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से प्रेसिडेंट था। इस साल टेन्योर के बाद हम लोगों को नहीं होता है, तो 2 साल मैंने ये लड़ाई लड़ी और मेरे ही टेन्योर में ये डिसीजन आया था 31 अगस्त लास्ट ईयर। और उस समय भी हम लोगों ने बड़े ढोल नगाड़े बजाए थे और मिठाई बांटी थी। आपने सही कहा है कि बहुत लंबी लड़ाई थी। 2010 से पहले हम हाई कोर्ट गए, उससे पहले कई बार हमने अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट की थी। ये क्या बन रहा है हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि ये ग्रीन एरिया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोगों से तो पीएलसी ली गई। मैं उसी टावर में हूँ जो सबसे नज़दीक है इस बिल्डिंग के, एस्टर 2। ठीक। और आप किस सोसाइटी में इस बिल्डिंग? सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में हूँ। एमराल्ड में है, ठीक। एमराल्ड कोर्ट में मैं वहीं का ही प्रेसिडेंट था पिछले साल भी और उससे पहले भी। तो ये लड़ाई को हम लोगों ने तो बनते हुए भी जितनी तकलीफ़ें हुई हैं वो तो जग जाहिर है ही हैं। और जब अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट की थी हम लोगों ने कि इसका डिटेल दिया जाए, इवन जो PIL हम लोगों ने डाला था उसमें भी अथॉरिटी ने सुपरटेक से पूछा कि क्या इनके रिकॉर्ड्स इनको दिए जाए। जब हमें कुछ नहीं मिल रहा था देन वी मूव टू द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जब हमें रिलीफ मिला तो ऑब्वियसली सुपरटेक मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एज अ पिटिशनर। ठीक। लेकिन वो लड़ाई भी काफ़ी लंबी चली। सर मुझे ये बताइए कि कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, कल भी हम बात कर रहे थे, इसके पहले भी जब हमने बात की, कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि दरअसल ये बिल्डिंग किसी नियम की अनदेखी की नहीं बल्कि एक करप्शन और एक पूरे चेन के मिली भगत का ही नतीजा था, जिसकी वजह से ये इसे आज फाइनली कोर्ट में गिरना पड़ा और अब ये असल में भी गिर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? करप्शन या फिर सिस्टम से लोगों की मिली भगत या फिर बिल्डर की मनमानी? देखिए, करप्शन का जहाँ तक सवाल है वो तो बिल्कुल विजिबल है, एविडेंट है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, अगर नियमों की अनदेखी ना की होती और बिल्डर एक स्ट्रांग ना होता इतना तो इस स्टेज तक पहुंचती नहीं, शुरू में ही रुक जाती जब हमने रिक्वेस्ट की थी। ठीक है। हाई कोर्ट का ही जो हम लोगों को रिलीफ मिला था वही इटसेल्फ काफ़ी होता। इसका सुप्रीम कोर्ट में मूव करना और उसके बाद रिलीफ मांगना, और जो नहीं दिया गया, जस्टिस वाज डिनाइड फॉर हिम, ठीक है, डिलेड फॉर अस। लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं तो देयर इज समथिंग, कहते हैं ना दाल में कुछ काला ज़रूर था और उसका ही ये नतीजा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई जो आज एक न्यूज़ बन गई है कि जब ये धाराशाही हो रही है। ठीक है सर, इस वक्त जब हम खड़े हैं तो पीछे ये हमारे ट्विन टावर है, लेकिन TV9 भारतवर्ष के दर्शक इस वक्त स्क्रीन पे जो देख रहे होंगे, एक वर्चुअल टावर भी हमने क्रिएट किया है जिससे उनको अंदाजा लगेगा कि जब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा तो किस तरह का दृश्य यहां पर बनेगा। हालांकि इसकी तैयारियां हर तरीके से की गई, चाहे पर्यावरण की बात कर दे, लोगों की सुरक्षा की बात कर दे, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाकर इवैक्यूएट करने की बात करें, तमाम तैयारियां की गई हैं। इसके लिए ट्रैफिक को भी उस दिन काफी नियंत्रित किया जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा। जरा कुछ मोटी और बड़ी बातें इस ट्विन टावर से जुड़ी हुई हम बता रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आप टीवी स्क्रीन पर देखते जाइए किस तरीके से इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई चीजें सामने आई, और जब आई तो लोगों को हैरानी हुई कि आखिर इतनी बड़ी अनदेखी कैसे हो गई। 28 तारीख जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 28 अगस्त को इस बिल्डिंग को एडिफिस कंपनी ध्वस्त कर देगी, क्योंकि यह काम उसे ही मिला है और 3700 किलोग्राम इसमें विस्फोटक लगाए गए। हम एक एक करके वो सारी चीजें बता रहे हैं। समय क्या होगा? समय होगा दोपहर 2:30 बजे, 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे के करीब इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। 9 से 12 सेकंड में ही इतनी ऊंची इमारत एक झटके में गिरकर जमीन पर आ जाएगी, और दोनों टावर की जो 62 मंजिला, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये सारी जो पूरा का पूरा